हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा स्टार्ट से चैप्टर नंबर 2, दैट इज कलेक्शन ऑफ। चैप्टर नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दी, आपने सब पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि स्टैट्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैट्स को हमने दो तरह से एक्सप्लेन, एक प्लूरल सेंस, एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैट्स क्या था? प्लूरल सेंस ये बोलती थी कि स्टैट्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, या फिर स्टैट्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव फिगर्स, जिससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकल सके। इतना ही था स्टैट्स। लेकिन सिंगुलर सेंस में स्टैट्स क्या होती थी? सिंगुलर सेंस में स्टैट्स ही होती है कि स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब कि वहां पर कलेक्शन, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन सबकी हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा वाइडर सेंस हो गया। पर अगर मैं आपको बोलूं कि प्लूरल सेंस को एक बार फिर से रिवाइज करो, उसके बेस पे ये चैप्टर है, तो आप क्या बोलोगे? सर कैसे उसके बेस पे ये चैप्टर है? प्लूरल सेंस ये बोलती थी, फिर से मैं बोल रहा हूं, कि स्टैट्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, या स्टैट्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव फिगर्स, स्टैट्स रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा ओनली, जिससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सके। तो न्यूमेरिकल डेटा जो होता है या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है, उसको आप कलेक्ट तो करोगे ना। अब कलेक्शन करोगे कैसे डेटा का, उसके बारे में ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपको बताएगा कि डेटा कलेक्शन कहां से हो सकते, कौन से सोर्स हैं, और डेटा कलेक्शन के जो सोर्स है उसके मेथड्स अंदर कुछ हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट जो होगा होगा प्राइमरी डेटा, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, किसी और के पास है ही नहीं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी जो डाटा होगा या सेकेंडरी सोर्स जो होंगे, सेकेंडरी सोर्स वो होंगे जो ऑलरेडी, जिनके पास डाटा ऑलरेडी, तो वहां जो डाटा हमें मिलेगा वो कैसा होगा? सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, ये चैप्टर में ये बताएगा। इन शॉर्ट, ये चैप्टर आपको बताएगा हाउ टू कलेक्ट द डेटा, डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो चैप्टर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करूंगा मैं कलेक्शन ऑफ डेटा में कि स्टैट्स होता क्या है और कौन सी डेफिनेशन से ये चैप्टर रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्लूरल सेंस में स्टैट्स क्या होता था, स्टैट्स मींस डेटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल रिजल्ट्स या फिर कंक्लूजन। तो अब डेटा की बात हो रही है, तो डेटा कलेक्शन किया कैसे जाए? तो ये चैप्टर फोकस करेगा आपका सोर्स ऑफ डेटा पे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, या फिर मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के अंदर कुछ मेथड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला, आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला कि जाइए अपने एरिया में, सोसाइटी के अंदर लोगों के इनकम या फिर एक्सपेंडिचर का डाटा इकट्ठा करके लेके आए। अब आपकी सोसाइटी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सबसे पहले आप गए, सबके घर पे पूछा कितनी इनकम है, कितना आप करते हैं, कितने करते हैं, आपने डाटा इकट्ठा कर लिया और आप स्कूल में लेके चले गए। तो वो था प्राइमरी सोर्स। जो लोग थे, सोसाइटी थी, आपके आसपास के जो घर थे, वो आपके लिए प्राइमरी सोर्स थे, क्योंकि पहली बार वहां से डेटा आप कलेक्ट। तो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। आपने उन घरों के इनकम या खर्चे के बारे में किसी और से नहीं पूछा, खुद आप गए उनके घर पे और डेटा कलेक्ट करके आए। तो डेटा कहां से आया? सोर्स ऑफ ओरिजिन से, जहां से डेटा चाहिए था उन्हीं से आया है पूछ के। समझ में आ रही बात? तो इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। उनसे अच्छी जानकारी आपको और कौन दे सकता है? जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उससे अच्छा बेहतर कौन जानता है? अब सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? अगर उन्हीं फैमिली के बारे में, आपकी सोसाइटी में जो घर है उन्हीं फैमिलीज के बारे में किसी और ने डाटा इकट्ठा किया होता, एजेंसी ने, आपके आसपास सोसाइटीज जो बनी होती हैं या ग्रुप्स जो बने होते हैं, तो उनसे आप जा, एसोसिएशन भी बनी होती है, आप सबने
आपको सोसाइटी से, आप उनके पास जाके पूछ रहे हैं हमारी सोसाइटी में इनकम एक्सपेंडिचर क्या, डेटा आपके पास अवेलेबल है, उन्होंने कहा अवेलेबल है, ने उनसे ले लिया। आप सेकेंडरी सोर्स पे चले गए दोस्त, आप प्राइमरी सोर्स, उनके पास ऑलरेडी डाटा था। तो सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं सुनिएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा मींस ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन व्हिच ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। पोजेशन मतलब उनके पास ऑलरेडी जानकारी पहले से थी, आपने उनसे ली। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो लोग पहले कलेक्ट कर चुके हैं अपने पर्पस के। So you are simply relying on information which is already in existing. मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या है, समझ में आया? तो सेकेंडरी सोर्स जो है उसमें डाटा आप जो कलेक्ट कर रहे हो वो किसी एजेंसी, किसी एसोसिएशन, किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो जिनके पास ऑलरेडी डाटा था, उन्होंने पहले सर्वे किया होगा। तो ये आपको फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं देते। तो अब हो सकता है कि जब आप सेकेंडरी सोर्स से जानकारी ले रहे हो उस टाइम लोगों के इनकम एक्सपेंडिचर बदल चुके हो, आपको फर्स्ट हैंड जानकारी लेनी चाहिए थी, पर आपके पास बजट नहीं था, एरिया बहुत बड़ा है, सोच सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्राइमरी सोर्स से हम कब लेते हैं, सेकेंडरी सोर्स से कब लेते हैं। आपको इतना बताना है बस कि प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, आप खुद गए, जहां से डेटा चाहिए था वहां पर आप खुद गए, घर घर में आपने पूछा प्राइमरी सोर्स, आपने उनका डेटा किसी और से ले लिया जिन्होंने पहले ले रखा था सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्स से आपको प्राइमरी डेटा मिलता है, सेकेंडरी सोर्स से आपको सेकेंड हैंड डेटा मिलता है। मेरी बात समझ, अब वही टॉपिक है, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। बेटा आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, जितना मैंने आपको पढ़ाया अब तक समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता दे। प्राइमरी डेटा, पहली बात तो आ रहा होगा, बहुत एग्जांपल देके समझा रहा हूं। प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। These are collected from source of origin. Primary data हमेशा आपको प्राइमरी सोर्स से मिलेंगे। In the words of Wessel, data originally collected in the purpose या process of investigation known as primary. आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, अपने पर्पस के लिए कर रहे हो, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कर रहे हो, तो जो भी डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा एंड में वो प्राइमरी डेटा होगा दोस्त। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और उस डेटा को कोई पहले अपने पर्पस के लिए यूज कर चुका है और आप फिर से उसको यूज करने जा रहे हो मॉडिफाई करके, तो आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं ना, सेकेंड हैंड गुड्स को यूज कर चुका होता है फिर आप यूज कर रहे हो, तो वही सेकेंडरी डेटा भी होता है। इस सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो ऑलरेडी किसी के पास था, वो उसका यूज कर चुका है, अब आप उसको यूज करोगे अपने पर्पस। सुनिएगा ध्यान से, एमएम ब्लेयर बोलते हैं सेकेंडरी डेटा are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose। उस समय जिसने कलेक्ट किया होगा उसका पर्पस कुछ और होगा और अब आप उस डेटा को यूज कर रहे हो, आपका पर्पस कुछ और है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपका पर्पस कुछ और है तो वो डेटा में आपको चेंजेस, मॉडिफिकेशंस जरूर जरूर करनी पड़ेंगी, ये बातें आपको याद रखनी। तो अकॉर्डिंग टू वेसल, डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी। डेटा आप खुद नहीं कलेक्ट कर रहे, अदर पर्सन कलेक्ट कर रहे हैं अपने पर्पस। These data are therefore called secondary data. Obviously, since these data have already been collected by somebody else, so these are available in the published or unpublished reports में। For example, अगर आपको इंडियन रेलवे का डेटा चाहिए तो एनुअली पब्लिश करता रहता है इंडियन रेलवे, तो वहां से आप ले रहे हो तो आपके लिए सेकेंडरी है, वो ऑलरेडी लोग कलेक्ट कर चुके हैं, आप फिर उससे ले रहे हो, तो ये होता है सेकेंडरी। एक होता है फर्स्ट हैंड यानी प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकंड हैंड। अब मेरी बात समझ, बच्चे एक क्वेश्चन, सर किसी ने डेटा इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके अपने पास रख लिया, अपने पर्पस के हिसाब से उसको यूज, क्या वो प्राइमरी है? मैं बोलूंगा उन्होंने यूज नहीं किया, कलेक्ट करके रख दिया। अगर वो यूज कर लिया हो तो सेकंड हैंड तब कहला, ही डेटा ही कहला। सुनिएगा ध्यान से। अब अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बहुत सिंपल डिफरेंस है, पॉइंट्स हैं।
सबसे पहली बात ओरिजिनलिटी की आती है, कीवर्ड्स याद कर लो, ओरिजिनलिटी। आप बताओ कौन सा डेटा ओरिजिनल होता है? प्राइमरी। सेकंड हैंड तो ओरिजिनल नहीं यूज कर चुके। प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया गया है, लेकिन सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, उसे किसी एजेंसी से कलेक्ट किया गया है, तो वो ओरिजिनल नहीं है। आ रही बात समझ? ऑब्जेक्टिव, difference in objective. Primary data are always related to specific object. जब किसी का कोई पर्पस होगा तब उसने डेटा कलेक्ट किया होगा, उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आज आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, आप सेकेंडरी डेटा को लेने जा रहे हो तो आप चेंजेस करोगे डेटा। सुनना ध्यान से, कह रहे दीज डेटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट। मेरी बात समझना, मैंने आपको कहा था अगर आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हो, अगर आप सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो जिससे ले रहे हो वो ऑलरेडी उस डेटा को अपने पर्पस के हिसाब से यूज कर चुके। तो सेकेंडरी डेटा में आपका पर्पस तो अपना अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा उसके काम का था, उसने यूज कर लिया। अब आपका पर्पस कुछ और है, आप उसमें चेंजेस करोगे, आप सेकेंड डेटा में चेंजेस करोगे तब जाकर आपके लिए यूजफुल बनेगा। तो ऑन द अदर हैंड बोल रहा है सेकेंडरी डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्पस, देयरफॉर दीस डेटा नीड टू बी एडजस्टेड टू सूट योर ऑब्जेक्टिव। आ रही है आपको बात समझ? अब किसमें खर्चा ज्यादा आने वाला है? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, एफर्ट्स, टाइम, मनी कहां ज्यादा लगने वाला है? ऑब्वियस, अगर आप डेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन से पहली बार खुद कलेक्ट करते हो, आपकी मेहनत, पैसे, आपका समय ज्यादा लगेगा। अगर आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, पैसे दो, डेटा लो और आ जाओ घर। सेकेंडरी डेटा में कॉस्ट, एफर्ट, जो कम लगता है, प्राइमरी में ज्यादा लगता है। ऑब्वियस, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड जानकारी आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, आपको टाइम लगने में कॉस्टली पड़ जाता है आपको। तो प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स। पैसा, समय और मेहनत तीनों लगेंगी इसमें, प्राइमरी में। लेकिन सेकेंडरी में तो आप जा रहे हो, डेटा ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, बात खत्म, कोई एफर्ट्स नहीं लगना पैसे। तो सेकेंडरी में खर्चा कम आता है, एफर्ट्स कम। ये डिफरेंस था प्राइमरी का और सेकेंडरी का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में इन शॉर्ट बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि इफ वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्राइमरी डेटा। If we are using data which have already been collected by somebody else, it is secondary. Note that. Note बड़ा important है. Note that if you are getting data from somebody else who collected it from source of origin but did not use it, उसने डेटा कलेक्ट तो कर लिया है पर यूज नहीं किया अब तक, तो आप उसको प्राइमरी डेटा बोल सकते हो, क्योंकि वो यूज अब तक किसी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ना मत। पूछ सकते हैं आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब आपको आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स कौन। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन? तो सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिससे डेटा चाहिए उससे ना पूछ और से है प्राइमरी डेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज चैनल्स, जर्नल्स, इनमें ऐसा ही होता है। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स एम्प्लॉय हायर कर रखे होते हैं, अलग वो जानकारी इकट्ठी, तो प्राइमरी ही है। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स, क्वेश्चन बना के 10-15 क्वेश्चन बना ली, डिस्ट्रीब्यूट कर दी और फिल करना, ये क्वेश्चन मेथड होता है। ये भी आप पढ़ेंगे प्राइमरी का मेथड। इसके अंदर दो मेथड है, तो मेल करके भेजेंगे क्वेश्चनियर या फिर आप खुद भरवाएंगे। खुद भरवाएंगे तो न्यूमरेटर मेथड होगा। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के हमारे पास चार मेथड्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एयर या फिर। बताऊंगा सब क्या होता है। इसमें दो मेथड है, मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेशन। ये चारों के चारों मेथड, और चार में दो मेथड और हैं चौथे वाले में,
प्राइमरी डेटा कलेक्ट के मेथड। अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट है। इन सारे मेथड्स में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बताएंगे आप मीनिंग, मेथड का मतलब, फिर बताएंगे ये मेथड कब सूट करता है, उसे बोलते हैं सूटेबिलिटी। फिर बताएंगे इस मेथड की मेरिट्स क्या है, फिर बताएंगे इस मेथड की डीमेरिट्स क्या है। हर मेथड की मेरिट डीमेरिट्स जरूर होंगी, तो मेरिट और डीमेरिट्स बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरिट्स बताएंगे और डीमेरिट्स भी बताएंगे। तो मीनिंग, सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए सबसे पहले आपका जैसे है ना, ये मीनिंग है, फिर क्या है सूटेबिलिटी, उसके बाद क्या है मेरिट्स है, उसके बाद क्या है डीमेरिट्स है। ये आपका फॉर्मेट होता है। फिर दूसरा मेथड शुरू हो गया। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, मीनिंग, सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। एक मेथड आपका 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जितना टीचर चाहे उतना दे सकता है, 6 मार्क्स का आपकी मर्जी। तो ये चीज आप ध्यान से पढ़ें, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। शुरू करते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है दोस्त डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बहुत कॉमन मेथड है, कॉस्टली है। कैसे है सुनिए। आपने देखा होगा हम एक एक बंदे से जाके बात करके के बारे में डाटा इकट्ठा करें, पूछ के उससे पर्सनली फेस टू फेस, और 5,000 लोग हैं आपके पास ऐसे इकट्ठा करने के लिए। आपने 5,000 लोगों से इकट्ठा करना डाटा, मतलब क्या? और आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टिगेटर्स, 3-4 दिन लग जाए फेस टू फेस। इसलिए बोलते हैं कि इस मेथड में एरिया अगर छोटा है तो ठीक, बड़ा है तो बहुत दिक्कत, डीमेरिट्स में। एरिया बहुत लार्ज हो तो ये मेथड। शुरू करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन is the method by which data are personally collected। इस पे सर्कल कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। पर्सनली कलेक्टेड, ये पिक्चर देखो, पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं इन्वेस्टिगेटर हैं ये, और ये रिस्पोंडेंट है, डेटा कलेक्ट किया, तो इंफॉर्मेंट बोल सकते हो इसको। इन अदर वर्ड्स द इन्वेस्टिगेटर establishes direct contact with the person from whom the information is needed। जिससे जानकारी चाहिए उसके सामने आप बैठे। The success of this method require that investigator should be very diligent, efficient, impartial and tolerant। समझदार, उसके अलावा impartial, बायस ना करे, टॉलरेंट भी होना चाहिए, कुछ भी बोले तो सुनना, ये जो भी है उसको जानकारी इकट्ठी, एफिशिएंट भी होना चाहिए, कॉस्ट कम लाए, जल्दी जल्दी काम करे। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन शॉर्ट। तो इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है? सूटेबिलिटी ये है, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सूटेबल। सूटेबल कब होगा ये मेथड? सिंपल सी बात है, जब एरिया ज्यादा बड़ा ना हो। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट वेरी, एरिया बहुत बड़ा हुआ तो ये मेथड सूटेबल। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा डिग्री में एक्यूरेसी चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए, ऑब्वियस फेस टू फेस क्या हो सकता है। तो अगर आपको हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी चाहिए डाटा में, तो ये मेथड सबसे। अगर आपको इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है, आपको पता है, और जिससे पूछ रहे हो सिर्फ उसको, तो ये मेथड सबसे खास है, फेस टू फेस डायरेक्ट पर्सनल। इस मेथड्स की एक और सूटेबिलिटी है कि आपको डाटा जो मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है, कि जिससे आप कलेक्ट कर रहे हो आपके सामने, और आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। आपसे अच्छे कलेक्शन कौन कर सकता है? खुद से। किसी और को काम देंगे शायद गलत करते, आप तो नहीं करेंगे ना। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये मेथड आप सूटेबल कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही चाहिए, तो ये मेथड ही सूटेबल। ठीक है, तो इस मेथड की मेरिट्स क्या है? इस मेथड में बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी है, क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो फेस टू फेस, और इस मेथड में डाटा जो मिलेगा आपको एक्यूरेट मिलेगा। आपने किसी और को नहीं बोला कलेक्ट करने के लिए कि वो आधी बातें बताएगा आधी नहीं बताएगा, आप खुद जा रहे हो एक्यूरेसी लेके आ रहे हो। ये रिलायबल मेथड है, अपने से ज्यादा विश्वास, खुद से ज्यादा विश्वास आप किस पे कर सकते हो, तो रिलायबल है, डाउटफुल रिजल्ट यहाँ पे नहीं होंगे। और आपको अगर कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, क्या वहीं पर बैठे हैं इसके सामने। यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे जैसा डाटा आपने इकट्ठा किया वैसा आपके पास, अगर कोई और इकट्ठा करने के लिए जाता
शायद जैसा इकट्ठा करता है वैसा आपको डिलीवर ना करे। देयर इज हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि वो खुद कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेंट से। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। इलास्टिक चेंजेस, अगर आप डेटा इकट्ठा करने के लिए गए हो फेस टू फेस, आपको लग रहा है कि यार नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बदल देना चाहिए, ये मैं उससे नहीं पूछूंगा, आपके मन में ख्याल है। सोचो, आपने अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करके डाटा इकट्ठा नहीं, आपने क्वेश्चन एयर बना दी और मेल कर दिया और भेज दिया। अब जो मेल चली गई, जो क्वेश्चंस वहां चले गए, आप बदल नहीं सकते। लेकिन इस मेथड में आप आमने सामने बैठे हुए, आपके मन में चल रहा है क्वेश्चन नहीं पूछना, आप उसी टाइम चेंज कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट्स यानी इलास्टिक आप चेंजेस आप कर सकते हो, क्योंकि आप सामने बैठे हुए हो, पॉसिबल है चेंजेस। इसकी बात बोलो, आगे समझ के? यस सर, आगे समझ। इस मेथड की डीमेरिट्स क्या है? ये मेथड लार्ज एरिया के लिए, बड़े एरिया के लिए सुटेबल नहीं, डिफिकल्ट टू कवर वाइड, क्योंकि एक एक बंदे के पास जाके उससे जानकारी इकट्ठी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट, कॉस्ट, मनी, एफर्ट सब लगने वाला। तो ये मेथड सुटेबल नहीं है, बहुत दिन लग जाएंगे लार्ज एरिया में, छोटे एरिया में सुटेबल। ठीक है, इसमें पर्सनल बायस हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट आमने सामने है, इन्वेस्टिगेटर बायस कर सकता है। दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस, एज अ रिजल्ट डेटा may lose their bias, partiality possible। ये मेथड बहुत कॉस्टली है, ये पैसा, समय, मेहनत तीनों लगेंगे, क्योंकि आप खुद जाकर डाटा इकट्ठा करते हो और एक एक बंदे के पास जाके पर्सनली डाटा इकट्ठा। ये मेथड ज्यादा लोगों को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल इंटरव्यूज ले रहे हो एक तरह, तो सारे लोग कवर करना बहुत मुश्किल है। लिमिटेड एरिया ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर आप कवर करते हो। ठीक है, ये आप ध्यान। ये था आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का पहला मेथड हम लोग कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आ गया। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 4 मेथड हैं, हमने एक कर लिया है, बड़े आराम से किया, समझ समझ। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पर हम बोल रहे हैं indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed, but it is collected orally from other person who are expected to possess the। आप खुद जाकर कलेक्ट करो या किसी और को भेजो, पर जानकारी आप किससे ले रहे हो? जिससे जानकारी चाहिए उससे नहीं ले रहे, उससे ले रहे हो जो उसके बारे में जानकारी रखता हो, पॉसिबिलिटी है उसके पास होगी। तो जिससे हम जानकारी लेते हैं उसे बोलते हैं विटनेस। आपको एक पर्सन है ए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसका दोस्त है एक बी, आप उससे पूछ रहे हो, तो बी कौन है? विटनेस। बी कौन है? विटनेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, by this method the data on the economic condition of the worker may be collected from their employer। अगर आपको एम्प्लॉय के बारे में जानकारी चाहिए, एम्प्लॉय से डायरेक्ट ना पूछ के आप एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो, बता देगा कि ऐसी जानकारी है, ऐसी कंडीशन है। तो ये मेथड सुटेबल कब है? जब एरिया बहुत लार्ज हो। हम सारे वर्कर से नहीं पूछ सकते, बहुत सारे वर्कर इफेक्टेड हैं, हम एम्प्लॉयर तो एक दो ही हैं, उनसे पूछ लेंगे भाई बताओ अपने वर्कर्स के बारे में क्या जानकारी। इसलिए मेथड तब सुटेबल, ये मेथड तब सुटेबल है जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसके एम्प्लॉयर से पूछ लेंगे। एम्प्लॉय से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आप नहीं कर सकते। आप द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग। कुछ वर्कर ऐसे हैं, बहुत सारे वर्कर वहां पर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज कल्चर अलग है, आप नहीं पूछ सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप उनसे ना पूछ के उससे पूछ रहे हो जो बता सकता हूं उनके बारे में, तब ये मेथड। अगर इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स नेचर की, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स ही जानकारी दे सकते हैं, वर्कर कैसे दे? कॉम्प्लेक्स जानकारी ले, तो भी ये मेथड सुटेबल, क्योंकि उनसे नहीं पूछेंगे, आप फिर एक्सपर्ट से उनके बारे में रखता हूं। इस मेथड की मेरिट्स क्या है? कि वाइड एरिया कवर कर देता। ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप सबसे इंडिविजुअली जाके पूछ, सबका पर्सनल इंटरव्यू नहीं ले रहे हो आप। ये मेथड की मेरिट ये है कि इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस
Using this method, investigator can seek opinions of experts and thereby can make his information reliable. ये मेथड फ्री फ्रॉम बायस है, पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि जिससे जानकारी लेनी थी उससे तो ली नहीं हमने, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम आए नहीं, तो बायस कैसे? ये मेथड बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सिंपल अप्रोच है, एक दो बंदों से कलेक्ट कर रहे हैं बाकी सबकी जानकारी को, जो लगता है कि दे पाएंगे जानकारी। इस मेथड की डिमेरिट्स ये हैं, इनके बारे में जानकारी चाहिए थी, उनसे हमने ली नहीं, किसी और से ली है, तो पूरी एक्यूरेसी तो नहीं आ पाएगी। तो ये जो मेथड आपको डेटा प्रोवाइड करेगा वो लेस एक्यूरेट। साफ साफ लिखा है द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट। दिस इज बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेशन, जिनसे जानकारी चाहिए थी उससे ना लेके किसी और से, एक्यूरेसी पूरी पूरी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत बायस यहाँ पॉसिबल है, मतलब जो विटनेसेस हैं जिससे आप जानकारी ले, हो सकता है कि वो बताना नहीं चाहता उनके, उसका लॉस हो, तो वहां बायस हो सकती है, विटनेस की वजह से बायस हो सकती है। आप जानकारी ए से लेना चाहते थे लेकिन आप ले रहे हो बी से, उसके दोस्त से, और बी चाहता है कि ये जानकारी इसको मैं क्यों, उसका अच्छा दोस्त है तो कोई और प्रॉब्लम है, तो हो सकता है विटनेस बायस कर, तब आपके रिजल्ट भी फिर डाउटफुल रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे विटनेस के ऊपर विश्वास होना अच्छे से जरूरी नहीं, क्या पता वो गलत बता, तो डाउटफुल कंक्लूजन यहाँ पर हो सकते हैं इसकी। अगर एग्जाम में आता है दोस्त कि प्राइमरी डेटा के जो दो मेथड पढ़े अभी आप, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस एग्जाम में अगर आ जाए तो आपके पास चार डिफरेंस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से वो चार डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बट इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता, वहां पे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वहां अदर इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं, अदर इंफॉर्मेशन से, विटनेसेस से ले रहे हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो स्मॉल होना चाहिए, हमने एक एक बंदे से जानकारी ली, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड लार्ज एरिया में भी सुटेबल होता है, उसको प्रेफर हम कर सकते हैं। डिफरेंस, अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट पर्सनल मेथड की बात करें, तो वो बहुत कॉस्टली है, इनडायरेक्ट कंपेयर करें तो लेस कॉस्टली, आपका ये वाला डिफरेंस हो गया। अब जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या है? इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेज। अगर आप डायरेक्ट फेस टू फेस मेथड यूज कर रहे हैं, तो जिसके सामने आप जाएंगे, जिससे आप जानकारी लेंगे, हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग हो, आपको ना आती हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको उसकी लैंग्वेज की जानकारी भरपूर होनी चाहिए ताकि आप लैंग्वेज से बात कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जानकारी कलेक्ट नहीं करते। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में अगर आपको जानकारी नहीं भी है तो आप उसके विटनेस से पूछ रहे हैं, वो तो आपको बता ही देगा, आप उससे पूछेंगे जिसकी लैंग्वेज आपको आती हो, ऑब्वियस, तो वहां ये सूटेबिलिटी। तो ये चार डिफरेंस है अलग तरीके के, चारों को अच्छे से होगा, दोनों मेथड्स डायरेक्ट और, तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के वैसे चार मेथड हमने दो कर ली हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे आप डाटा कलेक्ट किससे कर रहे हो? इंफॉर्मेंट से कलेक्ट ना करके उसके विटनेस से कर। विटनेस कौन होता है? जिसके पास जानकारी होती है, उसके बारे में जिससे आपको जानकारी ले रहे हो, और से ले, तो विटनेस अदर पर्सन, ठीक है, उसके दोस्त, रिलेटिव, पड़ोसी सब हो सकते हैं। अब हम आएंगे थर्ड मेथड पे, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। इस मेथड को अच्छे से करना, ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट है वैसे तो। हम आते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स या फिर लोकल, ये मेथड यूज ज्यादातर होता है न्यूज चैनल रिपोर्टिंग, बहुत काम का मेथड है, ट्रस्टिंग है और नॉलेज भी देगा आपको। ध्यान से सुनिएगा, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन or correspondents at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. मैंने आपको बताया था कि ये मेथड ज्यादातर वहां यूज होता है जहां पे रेगुलर बेस पे जानकारी चाहिए, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन्स, इनको डेली बेस पे रोज रोज
नई नई न्यूज चाहिए होती है। अब ये लोग यहां बैठे बैठे वहां का डेटा इकट्ठा करते, तो क्या करता है इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे? इन्वेस्टिगेटर हर एरिया के, हर सिटी के, मैं कह रहा हूं हर स्टेट में से कुछ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, लोकल पर्सन यानी कि जो वहां के लोग हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं वहीं पर ही, कि वहां की जानकारी इकट्ठी करो अपने तरीके से और हमें प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन फर्निश करके रिपोर्ट दे के दो, हम उसको आगे पब्लिश करें। तो न्यूज़पेपर वाले, रेडियो वाले, टीवी वाले, ये सब लोग जो है ये मेथड को यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनको रेगुलर बेस पे जानकारी चाहिए होती है। तो बोल रहा है कि ये मेथड सुटेबल कब है? दिस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लार्ज हो तो ये मेथड सुटेबल है, क्योंकि हर जगह आपने अपने इन्फॉर्मेंट्स बोल रहा हूं, लोकल पर्सन जो है, करस्पॉन्डेंट जो है, जो हायर कर रखे हैं, आपको जानकारी देते रहेंगे टाइम टू टाइम। The information is to be used by journals, magazines, radio, TV, etc. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, a very high degree of accuracy of information is not required. आपने देखा होगा जनरली कि न्यूज जो आती है ना, वो कभी भी देखो कि आपको ना आधी अधूरी बातें पता चलती, पूरी पता नहीं चलती कि एक्चुअल में हुआ। जितना हो सके वो एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि जितनी जानकारी उनको मिल पाई उतना उन्होंने दिखा दिया। तो यहाँ पर एक्यूरेट जानकारी अगर रिक्वायर्ड ना हो तो ये मेथड सूटेबल है, क्योंकि आप लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को वहां भेज रहे हो या फिर उन्होंने वहां अपने वहां हायर कर रहे हो, आप खुद थोड़ी जा रहे हो। अगर आप खुद से जाओगे एक एक जगह अपनी मर्जी से डाटा कलेक्ट करोगे, हो सकता है कि सूटेबिलिटी यहाँ पर ही हो जाए कि एक्यूरेसी आ गई, बट अभी एक्यूरेसी नहीं आ सकती क्योंकि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां पर है, आप खुद वहां पर थोड़ी हो। आगे सुनो, इस मेथड की मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल है, आपको खुद जाना नहीं पड़ रहा, आपका एफर्ट बच रहा है, आपका समय बच रहा है, आपने वहां पे हायर कर लिए। वाइड कवरेज, पूरे ऑल ओवर इंडिया की न्यूज आप तक पहुंचे, वाइड कवरेज है ना, मतलब तो दिस मेथड अलाउ फेयरली वाइड कवरेज ऑफ न्यूज। वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं जिन्हें हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स बोलते हैं। कंटिन्यूटी, आपको रेगुलर बेस पे जानकारी मिलती रहती है इस मेथड के थ्रू। इस मेथड की एक मेरिट है कि ये मेथड सुटेबल है स्पेशल पर्पस के लिए। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशन, एग्जांपल प्राइस कोटेशन फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस। अगर एग्रीकल्चर प्राइस के बारे में जानना है कि प्राइस मार्केट में क्या चल रहे हैं अलग अलग स्टेट में, तो आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनके लिए मेथड बहुत सुटेबल हो जाता है। प्राइस कोटेशन छोड़ो, आपको न्यूज देनी है, आपको रेगुलर बेस पे जानकारी किसी और चीज, आपको सेंसेक्स की जानकारी चाहिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी चाहिए, तब भी आप ये चीजें वहां पर देख सकते हो इस मेथड के थ्रू। इस मेथड की डीमेरिट्स क्या है? कि ओरिजिनलिटी का लॉस होता है। बहुत अच्छी डीमेरिट्स कि अगर आपने वहां पर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हायर कर रखे, वो लोग जो आपको जानकारी दे रहे हैं, जैसी उन्होंने कलेक्ट करी, उन्होंने क्या वैसी आपको सप्लाई कर दी? नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, कुछ वो भूल गए, कुछ वो नोट नहीं कर पाया, कुछ वो फर्निश नहीं कर पाया, कुछ वो प्रेजेंट नहीं कर पाया, कुछ वो आपको दे नहीं पाया। तो सारी जानकारी एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको वहां की ओरिजिनलिटी का लॉस। अब देखो, आप जब ध्यान दो कि कुछ न्यूज चैनल पे कुछ और आ रहा होता है, कुछ पे कुछ और आ रहा होता है। हर न्यूज चैनल पे सेम डाटा या सेम रिपोर्ट्स बिल्कुल सेम नहीं होती, क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां पर हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको हर जगह से जानकारी सेम नहीं, यूनिफॉर्म नहीं मिले। कोई कुछ और बताएगा, कुछ और बताएगा। कोई अगर इवेंट होती है, कोई घटना होती है, तो वहां पे उनको कुछ कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बता रहे होते हैं। एग्जैक्ट जानकारी हमने तो देखी नहीं कि वहां पे हुआ क्या है। तो जो हमने कलेक्ट कर लिया हमने आपको दे दिया। वो तो ये बोलता है रिपोर्टर्स। तो ये चीज है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, हर इंफॉर्मेंट के पास सेम जानकारी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भी सेम आप तक नहीं पहुंचे। तो बोल रहे हैं कि यहां पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा है, बिकॉज डाटा कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट और सबकी इंफॉर्मेशन सेम। पर्सनल बायस यहाँ पॉसिबल है कॉरेस्पॉन्डेंट्स कमेंट के साथ। इंफॉर्मेशन पूरे एक्यूरेट नहीं आएगी, लेस एक्यूरेट आएगी, बता चुका हूं मैं आपको। डेटा कलेक्शन में डिले हो सकती है, क्योंकि आपने वहां पर हायर कर रखे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स और वहां से आप तक में फर्निश करने में उनको समय लगता है। जनरली देयर इज अ डिले इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस। आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट यूज बाय न्यूज चैनल्स, टीवी, रेडियो। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा बहुत बार कुछ लोग आते हैं इंस्टीट्यूशन से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, आपको क्वेश्चनियर बांटते हैं, क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप भरते हो, उसको फिल करते हो, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, है ना, ये सब फिल करवाते हैं आप। तो कोई पर्पस हो, अपने पर्पस के हिसाब से वो क्वेश्चन को आपको देते हैं और आप उनको भर देते हो। इसे ही बोलते हैं क्वेश्चनियर मेथड। अब जो ऑफिस होता है, कॉर्पोरेट होता है, तो वहां पर तो मेल के थ्रू क्वेश्चनियर चले जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चनियर जाता है तो साथ में बताया जाता है आपको क्वेश्चनियर क्यों भरना है, क्या पर्पस है भरना, और बताया जाता है साथ में कि क्वेश्चनियर के जो आंसर है सीक्रेट रखे जाएंगे, आपको पब्लिश नहीं किए जाएंगे, हमारे पर्पस। तो लोग भरते भी हैं फिर। तो अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या बनाएगा, क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस। हम 10-15 क्वेश्चन बना दिए एक पेपर के ऊपर, क्वेश्चनियर बन गया वो। तो अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनियर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। अपने पर्पस से रिलेटेड क्वेश्चन वो बनाएगा, फॉर्म करेगा, क्वेश्चन में डालेगा, आपको दे देगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, एक मेलिंग मेथड से, एक एन्यूमरेटर मेथड। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। मेलिंग मेथड बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है, एक साथ हम बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हैं। तो अंडर दिस मेथड जो क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर कैसा होता है आपको दिखा देता हूं मैं। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चनियर की क्वालिटीज क्या है, क्वेश्चनियर का फॉर्मेट क्या होता है, तो आप देखें ऐसा क्वेश्चनियर होता है, आपके स्कूल में खासकर मिलता है आपको। स्टूडेंट नेम, एज, फैकल्टी, नेम ऑफ स्कूल, फादर्स नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, इनकम, मंथली इनकम, ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको भरने हैं, सिंपल सी बात है। 12 क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्यादातर 12-15 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, मैक्सिमम 20, तो ताकि लोग भरे भी सही उसको ना। बाकी हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चनर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप ये पढ़ लो कि मेलिंग मेथड क्या है। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर्स आर मेड टू इन्फॉर्मेट, जिनसे हमें जानकारी चाहिए उनको हमने क्वेश्चनियर बना के मेल कर, और साथ में एक लेटर अटैच किया कि क्वेश्चनियर को आपको भरना है, हमारा पर्पस बता दिया उनको हमने कि ये पर्पस है, और आपकी जानकारी जो होगी, जो आप दोगे, वो सीक्रेट रखी जाएगी। तो इन्फॉर्मेंट जो है ना, वो आंसर को नोट करें और उसके बाद उसमें रिक्वेस्ट भी डालते हैं कि क्वेश्चनियर आपको रिटर्न भी करना है, और ऐसे रिटर्न करना है, इस मेल पर रिटर्न करना है, पूरी जानकारी दे देंगे मेल। अब मेलिंग मेथड कब सूटेबल है, मेलिंग मेथड तब सूटेबल है जब एरिया बहुत लार्ज हो, क्योंकि एक साथ बहुत लोगों का मेल कर सकते हो, लेकिन सबको मेल चलाना भी तो आना चाहिए, तो एजुकेटेड होने चाहिए इन्फॉर्मेंट्स, आपको मेल चलाना आता हो, रिप्लाई करना आता हो, क्वेश्चंस को फिल करना आता हो, अटैचमेंट्स, वो सब आता हो। तो इस मेथड की मेरिट्स क्या, इकोनॉमिकल है, बहुत कम पैसे आपके लग रहे हैं, मेल ही तो कर, ओरिजिनल है क्योंकि जिसको आप मेल कर रहे हो वही भरेगा जानकारी, इन्फॉर्मेंट, और वो आपको देगा, ओरिजिनलिटी तो है ही यहाँ पे, और वाइड कवरेज कर देता है। ये इसकी मेरिट्स है, देखो कितनी आसान है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो कम से कम 2 सूटेबिलिटी, 3 मेरिट्स, 3 डिमेरिट्स जरूर देना। डिमेरिट्स क्या है, कभी कभी क्या होता है, लोग क्वेश्चन को भरने में ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कौन भरेगा इतने सारे क्वेश्चन, मैं तो नहीं भरता, मैं क्यों भरता, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। जनरली द इन्फॉर्मेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनियर्स एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चन। अगर रिटर्न करते भी हैं तो कुछ के आंसर इनकम्प्लीट होते हैं, इसके डिमेरिट जनरली होता है ऐसा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपने एक बार क्वेश्चन भेज दिए तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने भेज, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। When questions are not properly replied, these cannot be changed to obtain the required. तो क्वेश्चन एक ही बारी में ऐसे बनाओ आपको आसानी से इंफॉर्मेट आंसर भर के दे सके, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, पढ़ेंगे आगे। लिमिटेड यूज, दिस मेथड हैज लिमिटेड यूज बिकॉज क्वेश्चनियर कैन बी आंसर्ड ओनली बाय दोज हु आर एजुकेटेड। जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनको आप क्वेश्चनर मेथड, उनके लिए आप यूज नहीं कर सकते, उनसे आपको ओरली पूछना पड़ेगा। बायस यहां पर हो सकती है, लेस एक्यूरेसी, इस मेथड में एक्यूरेसी कम क्यों है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट हो उनके आंसर एक्यूरेट आपको नहीं मिलेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चनियर आपने बना दिया और आप भर भी खुद रहे हो, खुद भरवा रहे हो, एन्यूमरेटर मेथड बन जाता है, वहां पर भी क्वेश्चनियर पर आप भरवा खुद रहे हो। सुनो ध्यान से, एन्यूमरेटर मेथड क्या है, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ इंक्वायरी, सेम है बिल्कुल अब तक,
एन्यूमरेटर कौन? जो क्वेश्चन के आंसर खुद फिल कर रहा है इंफॉर्मेट से पूछ के। अगर मैं एक बंदा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पेपर को आपको दे रहा हूं और बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे आंसर, आपका आंसर क्या मैं भर देता हूं या मैं आपको बता रहा हूं, तो एन्यूमरेटर हूं। तो एन्यूमरेटर जो है हिमसेल्फ अप्रोच द इंफॉर्मेट विद द क्वेश्चनियर व्हिच आर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स themselves by putting question are called schedule। आपने देखा होगा कभी कभी मॉल्स में जाते हो ना, तो मॉल्स में आपको ना कुछ होटल्स वाले कूपन प्रोवाइड करते हैं। कूपन पे खुद भर रहे होते हैं वो, आपका नाम क्या है सर बताइए, भरते हैं। आपकी ईमेल आईडी क्या है सर बताइए, भरते हैं। आपका फोन नंबर क्या है सर बताइए, भरते हैं। आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप भरते हैं। एरिया कौन सा, वो खुद भर रहा है आपसे पूछ पूछ के। तो वो एन्यूमरेटर मेथड है, क्वेश्चन तो वहां पर भी है पर भर कोई और रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो एन्यूमरेटर कौन है? जो क्वेश्चन के आंसर भर रहा है आपसे पूछ। तो एन्यूमरेटर मेथड बन जाता है, खुद नहीं भर रहे आप। तो अंडर दिस मेथड एन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल्स आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन। अब शेड्यूल्स क्या? जो क्वेश्चंस एन्यूमरेटर खुद भरता है उन्हें शेड्यूल्स बोलते हैं। एन्यूमरेटर्स आर दोस पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द एन्यूमरेटर आर गिवन ट्रेनिंग कि कैसे भरवाने आपको क्वेश्चंस, ठीक है, टू फिल द शेड्यूल्स। अगली बात समझ आपको। तो इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है? एरिया लार्ज हो, कवर कर देगा, लेकिन इन्वेस्टिगेटर जो है उनमें स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन भरवा पाएंगे, पूछ पाएंगे और भर पाएंगे। इन्वेस्टिगेटर्स को लोकल लैंग्वेज जहां वो जा रहे हैं उस लैंग्वेज की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए, कल्चर के रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, तभी वहां ये मेथड तब सूटेबल। इस मेथड में अगर आपसे पूछते हैं इन्वेस्टिगेटर कौन है, एन्यूमरेटर कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, सबको पता है इन्वेस्टिगेटर कौन है, जो जानकारी इकट्ठी कर रहा है वो कौन है, जो सर्वे कर रहा है। एन्यूमरेटर कौन है? एन्यूमरेटर आर दोस पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ऑफन एन्यूमरेटर्स आर ट्रेन्ड पर्सनल स्टाफ जो इन्वेस्टिगेटर ने हायर कर रहा है, जो भरवाने में मदद करेगा क्वेश्चन। रिस्पोंडेंट कौन है? जो जानकारी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को फिल कर रहे हैं या फिर ओरली बता रहे हैं इसका आंसर। इन्फॉर्मेंट्स को रिस्पोंडेंट्स आप बोल सकते हैं। इस मेथड की मेरिट्स क्या है? देखो क्वेश्चनरी मेथड बहुत जगह हमेशा देखा होगा, बहुत सारे लोगों को बांटा जाता है, लार्ज एरिया कवर करता है क्योंकि मैं फेस टू फेस नहीं क्वेश्चन के आंसर करता, वाइड कवरेज कर दे। एक्यूरेसी यहां पर होती है क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आपके सामने फिल किए जा रहे हैं। पर्सनल कांटेक्ट भी थोड़ा बहुत होता है क्योंकि यहां पर आप एक तरह से क्वेश्चनर भरवा रहे हो किसी, तो आपके सामने रिस्पोंडेंट्स बैठे हुए। बट हाँ, मेलिंग मेथड में क्या होता है, मेलिंग मेथड में पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, बट आंसर आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। कह रहे impartiality, this method is impartial because enumerator themselves do not need the required information, so they are impartial। enumerators को खुद जानकारी नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए भर रहे हैं, तो वो बाइस क्यों करेंगे, ठीक है। completeness, schedules have the merit of completeness because these are filled नहीं है, filled कर लेना इसको, these are filled by the enumerators। मैंने कहा था ना आपको, जिन क्वेश्चन के आंसर एन्यूमरेटर खुद फिल कर रहा है वो शेड्यूल होते हैं, और जो एन्यूमरेटर खुद फिल करेगा वो तो कंप्लीट ही होंगे क्योंकि वो ट्रेंड बंदा है, उसको तो काम में लेके आपको पूरे भरवा के आने हैं भाई, खाली क्वेश्चन लेके नहीं आना मेरे पास। इन्वेस्टिगेटर क्या बोलता है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भरवा के आना है, खाली नहीं छोड़ना। एनिमेटर की सैलरी भी तो होगी ना, तो वो ट्रेंड है, वो भरवा कर ही आएगा, तो कंप्लीटनेस यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस मेथड की डीमेरिट्स क्या? एन्यूमरेटर्स को हायर कर रखा है, उन्हें सैलरी देनी है, जाना है, क्वेश्चन पेपर बनवाने हैं, कॉस्टली तो थोड़ा बहुत होगा, एक्सपेंसिव तो होगा। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वहां पे रखते हैं वो कुछ एन्यूमरेटर को जो ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग में खर्चा भी आ जाता है। ये मेथड की डीमेरिट है, अगर अच्छे एन्यूमरेटर्स अवेलेबल नहीं है आपकी जानकारी गलत हो सकती है। कॉम्पिटेंट एन्यूमरेटर्स मे नॉट बी अवेलेबल, तो एक्यूरेसी सफर करेगी। यहाँ पर होने चाहिए आपके पास एन्यूमरेटर्स जो है बहुत ट्रेंड हो, स्पेशलाइज्ड हो। टाइम कंज्यूमिंग मेथड, एन्यूमरेटर जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं पहले, फिर इन्वेस्टिगेशन समझाते हैं कैसे करनी है, फिर करवाते भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग, तो ये मेथड होता ही। ये मेथड सूटेबल नहीं है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए क्योंकि इसमें बहुत खर्चा, ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करती हैं। सिंस दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, it is generally not suitable for private investigation, this method is generally used by government। पार्शियलिटी, अगर एन्यूमरेटर बाइस कर दें तो पार्शियलिटी होगी, वरना नहीं होगी। एन्यूमरेटर पार्शियलिटी का अगर उनको मौका मिल रहा है, कुछ उनका फायदा हो रहा है, तो वो बाइस कर सकते, इसकी डिमांड आगे समझ। अगर आपसे पूछते हैं बेटा कि क्या डिफरेंस है क्वेश्चनियर में और शेड्यूल में, मैं आपको पहले बता चुका हूं,
क्वेश्चनियर वो है जो इन्फॉर्मेंट खुद भर रहे हैं, शेड्यूल वो कहलाते हैं जो एन्यूमरेटर भर रहा है पूछ के खुद। कह रहे बोथ शो सेट ऑफ क्वेश्चन, दोनों में क्वेश्चन ही है, फर्क इतना है बस कि क्वेश्चनियर में जो आंसर है वो रिटर्न कौन कर रहा है, रिस्पोंडेंट खुद। लेकिन अगर शेड्यूल की बात करें उसके जो आंसर है वो एन्यूमरेटर भर रहा है उनसे पूछ, जो हायर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो शेड्यूल इज परफेक्ट क्योंकि एन्यूमरेटर ट्रेंड है, भरवा रहा है और सही भरेगा, उसको पता है आंसर क्या भरवाना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम टीचर से पूछते हैं कि मैम इसमें क्या भरना है, समझ नहीं आ रहा है इसको, तो आप मतलब ट्रेंड लोगों से पूछ रहे हैं, आप खुद इन्फॉर्मेंट है, आप किसी एनोवेटर से पूछें तो आपको सही बताएगा कि इसमें ये भरना है। सेट ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चनर आर शेड्यूल्स आर सिमिलर, दोनों में सिमिलर क्वेश्चन है, बट फर्क इतना है कि भरवा कौन रहा है, एन्यूमरेटर भरवा रहा है, शेड्यूल है खुद भर रहा है एन्यूमरेटर। अगर हम इन्फॉर्मेंट्स खुद भर रहे हैं तो वो क्वेश्चनर कहलाता है, फर्क होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चनियर की गुड क्वालिटी क्या होती है, तो इसके अंदर 10 गुड क्वालिटीज हैं। फिर क्वेश्चनियर का फॉर्मेट है, पायलट सर्वे क्या होता है बताया जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं समझाएं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, घबराओ मत। आज हमने 4 मेथड्स कर लिए, एन्यूमरेटर मेथड तक हमने कर लिया है। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनियर की गुड क्वालिटीज क्या होती है, उसका फॉर्मेट देखेंगे, और सेकेंडरी डेटा के मेथड्स कौन से होते हैं, पब्लिश को पढ़ेंगे। तो आज जितना भी हमने किया है तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने करना है, लर्न करना है। ध्यान रखें 2-3 सूटेबिलिटी, 3 मेरिट 3 डिमेरिट आपको टिप्स पे होनी चाहिए, इतना एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ आपको, अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस करो लर्न करके। इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको सब रिवाइज होना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।